गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था हार्ट के मस्कुलेचर के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पढ़ा था। आज हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले हार्ट में देखो फर्स्ट लाइन में लिखा टू बिगिन विद ऑल द 4 मेंबर्स आर इन अ रिलैक्स स्टेट। तो सपोज करो ये हार्ट है और इस हार्ट में 4 मेंबर हैं। तो सबसे पहले चारों रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स के लिए टर्म दी जाती है डायस्टोल। तो चारों चैम्बर डायस्टोल में है। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स है, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। इसके बाद दे आर जॉइंट डायस्टोल एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड किधर होती है? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ट्राइकस्पिड किधर होगी? इधर होगी। ये है ट्राइकस्पिड वाल्व और ये है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। आर ओपन ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी कि उसमें कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। ये आ गई पल्मोनरी वेन। ठीक है। राइट लेफ्ट साइड से ब्लड लेके कौन जाती है? एओर्टा। और उसी तरह से वीना कावा फ्लोज इनटू द, और वीना कावा किधर आएगी? वीना कावा आएगी इधर। वीना कावा, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। और लेके कौन जाएगी फिर यहाँ से लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। ये थी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अब जैसे ये वाली वाल्व खुलती है तो क्या होता है कि वीना कावा से ब्लड यहाँ आके बढ़ने लगता है और पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ आके बढ़ने लगता है। यहाँ का मतलब लेफ्ट एट्रियम, यहाँ का मतलब राइट एट्रियम। ठीक है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व इस समय क्लोज है। तो यहाँ वाली जो वाल्व है वो इस समय बंद है। बंद होने का मतलब यह है कि इधर से ब्लड आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे नोड हमारा कहां पर है? वो इधर होता है। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल ऐसा जनरेट करेगा, यानी कि इससे सिग्नल फिर किस में आएगा? ये एवी नोड में आएगा। एवी नोड से फिर किस में आएगा? यहाँ पर फाइबर्स में आएगा। और फाइबर से फिर किस में आएगा? परपिंजे फाइबर और बंडल ऑफ फिश में आएगा। ठीक है। इसके फैलने की वजह से यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन फैल जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम एक नाम देते हैं सिस्टोल। पहले तो सिस्टोल होता है वो दोनों एट्रियम का होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। अगर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके अंदर जो ब्लड भरा है यहां से आने पर वो ब्लड कहां जाएगा? वो आएगा यहाँ पर। राइट एट्रियम का आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम का आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरह से क्या होता है? ये वाल्व अपना फंक्शन करती है कि एक साइड में ब्लड के फ्लो को अलाउ करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा धीरे धीरे फिर क्या होगा? ये जो वेंट्रिकल है ये कैसा हो जाएगा? ये ब्लड से भर जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? द एक्शन पोटेंशियल conducted to the ventricular side by the AV node and AV bundle, from where the bundle of is transmitted through the entire ventricular musculature। तो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ ये सारे मस्कुलेचर में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद आगे दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल की मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगला कॉन्ट्रैक्शन का नंबर किसका है? वेंट्रिकल्स का है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या जिसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। अब चूंकि यहां से सारा ब्लड यहाँ आ गया तो ये किस में आ जाएंगे? रिलैक्सेशन में आएंगे।
तो जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उसी समय एट्रियम क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा, यानी कि रिलैक्स हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट क्या होता है, रिलैक्सेशन। इसके बाद कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। अब जब यहाँ पर ब्लड भर जाएगा तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि सिग्नल यहाँ तक आते हैं। और ये जो ब्लड होगा, ये चूंकि यहाँ वाल्व है तो ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, इसे क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड बैक फ्लो। लेकिन ये जा नहीं पाएगा क्योंकि ये वाल्व पीछे की तरफ का मूवमेंट अलाउ नहीं करती, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। तो ये ब्लड फिर जाएगा कहाँ, ये जाएगा इस डायरेक्शन में जहां पर की सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगी। ठीक है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर सेमिल्यूनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। ठीक है, तभी वो वाल्व्स खुलेंगी तो ब्लड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels in circulatory pathways। जब इनके अंदर से सारा ब्लड निकल जाएगा तो वेंट्रिकल्स किस में आ जाएंगे, वो भी डायस्टोल में आ जाएंगे, उसे कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले चारों जो चैम्बर्स थे वो जॉइंट डायस्टोल में थे, फिर एट्रियम का यानी एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल एक साथ हुए, और फिर हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके बाद एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो ये जो वाल्व्स होती है ये क्या करती है कि इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड इन ब्लड वेसल्स में आया उसको इधर से इधर वापस आने से रोकती है। जैसे ये वाली वाल्व्स क्या करती है कि इधर का ब्लड इधर वापस न आ जाए, उसको रोकती है। तो वाल्व्स कहीं पर भी उनका फंक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करना। इसके बाद ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया आर नाउ इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। तो जब सारा ब्लड निकल गया तो ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, चारों रिलैक्स, यानी कि चारों का डायस्टोल हो गया। अब फिर से ये साइकिल शुरू होगी। Soon the SAN generates a new action potential and the events described above are repeated in the sequence and the process continues। तो एक के बाद एक ये सारे स्टेप्स कंटिन्यू होते हैं और इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल जो है ये रिदमिक होती है। कल भी हमने बताया था कि एक मिनट में 72 बीट्स के करीब जनरेट होती हैं। 72 एक्शन पोटेंशियल्स ऐसे नोड से जनरेट होते हैं। इसका मतलब ये सारे स्टेप्स जो हमने बताए कि इसने कॉन्ट्रैक्ट, पहले चारों रिलैक्स में थे, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ ब्लड आया, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे ब्लड किया, फिर ये रिलैक्स हो गई। ये सारी प्रक्रिया एक मिनट में 72 बार होती है। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट साइक्लिकली रिपीटेड होते हैं इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के इन्वॉल्व है। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि चूंकि 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब क्या है, एक बीट जो है वो कितना समय लेती है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड का इन्होंने समय दिया है। और एक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml ब्लड पंप होता है। एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक समय में कितना ब्लड पंप हो जाएगा। अगर 70 को 72 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो संख्या आती है वो लगभग 4900 से 5000 के बीच में आती है। ये क्या है, ये मिलीलीटर है। तो इसका मतलब इतना मिलीलीटर ब्लड एक मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने कि हर वेंट्रिकल से पर मिनट लगभग 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर ब्लड पंप किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल का आइडिया था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की स्ट्रोक वॉल्यूम है 5 लीटर। अच्छा, और एक और बात यह है कि जो लोग
हार्ड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, उनकी कार्डियक वॉल्यूम या ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनके हार्ट की जो एबिलिटी है उसको उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू क्या किया, इंक्रीज किया है। यानी कि पर मिनट उनका जो हार्ट है वो ज्यादा ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, क्योंकि उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की आवश्यकता एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है। अब बात आती है साउंड्स की। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो साउंड जनरेट होती है, जिनको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनता है और उसके आधार पर वो पता लगाता है कि क्या हार्ट में कोई मालफंक्शन तो नहीं है। हार्ट की साउंड दो तरह से जनरेट होती है। पहली जो साउंड होती है उसे कहते हैं लब, दूसरी जो साउंड होती है उसे कहते हैं डब। फर्स्ट साउंड का नाम है लब और दूसरी साउंड का नाम है डब। पहली जो साउंड है लब, ये कब जनरेट होती है, जब ये वाल्व बंद हो जाती है। कौन सी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, यानी कि जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो जाएगा और वो बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा और ये वाल्व ऐसे बंद हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पहली साउंड कहेंगे जिसे लब साउंड है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने की साउंड पहली साउंड है। और जो दूसरी साउंड है जिसे डब साउंड कहते हैं, वो कैसी साउंड है, वो सेमिल्यूनर वाल्व्स जिस समय क्लोज होती हैं और जो साउंड होती है उसे कहते हैं डब साउंड। तो दो हार्ट की साउंड्स होती हैं, है ना। एक लिखा है टू प्रोमिनेंट साउंड्स, पहली है लब और दूसरी है डब। ये दोनों कैसे हियर कर सकते हैं, ये दोनों इनकी स्टेथोस्कोप से हियर कर सकते हैं। लिखा है दीज आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस का मतलब इनको सुन के डॉक्टर पता लगाता है कि क्या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है किसी पर्सन के हार्ट की फंक्शनिंग में। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। अभी अभी तो मैं बताया था कि वहां पर ऐसे नोड से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हार्ट में जो नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है उसके थ्रू पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में फैल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना एक डिवाइस के थ्रू, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, डिवाइस का नाम भी ईसीजी है। तो इसमें अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो इस तरह की इमेज देखने को मिलती है, जैसे पेज 286 पर है, फिगर 18.3। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो जो लाइन होती है जो इंडिकेट करती है वो क्या है, सबसे पहले उसमें आते हैं कर्व। सबसे पहले आएगा क्यू कर्व, क्यू के बाद नेक्स्ट आता है बी के बाद क्यू आर एस कर्व, ठीक है, और क्यू आर एस के बाद नेक्स्ट आता है टी कर्व। ये है टी कर्व, और टी के बाद एक और दिया है इन्होंने, उसको क्या बना है, फिर अगले वाले का टी स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट वाली जो कार्डियक साइकिल है उसका पी स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन है जो 0.8 सेकेंड देती है हार्ट की कार्डियक साइकिल, उसमें यहाँ पी से लेकर यहाँ टी तक जो है वो होता है। ये हार्ट की एक्टिविटी पी से लेकर टी वेव तक हो जाती है। इसके बाद अगले 0.8 सेकंड में फिर होगी, फिर अगले 0.8 सेकंड में, फिर पी से टी तक, फिर पी से टी तक अगले 0.8 सेकंड में। इस तरह से ये 1 मिनट में 72 टाइम्स चलता रहता है। वो जो स्क्रीन पे ऐसे दिखता रहता है कि जब कोई मर जाता है तो फिर ऐसे प्लेन लाइन आती है, क्योंकि हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं बची, उसने काम करना बंद कर दिया है। अब देखो इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। पहले आता है पी। ये जो पी वेव होती है क्यों जनरेट होती है, कब जनरेट होती है? पी वेव तब जनरेट होती है जबकि एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। फिर क्यूआरएस कब जनरेट होती है? क्यूआरएस होती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और टी वेव कब होती है? टी वेव जब होती है जबकि जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है।
देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रिक लीड्स लगाई जाती हैं, 2 एक रिस्ट में और 1 लेफ्ट एंकल में, और इसके अलावा मल्टीपल लीड्स लगा दी जाती हैं चेस्ट रीजन में ताकि इवेल्युएशन हार्ट का किया जा सके। सबसे पहली जो पी वेव है इसके लिए क्या लिखा है, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि एट्रियल का क्या सिस्टोल के समय ये पी वेव जनरेट होती है। फिर क्यूआरएस जो होती है ये डीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल्स का, यानी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल के समय होती है। इसके बाद आती है टी वेव। टी वेव जो है ये डीपोलराइजेशन के समय है। डीपोलराइजेशन का मतलब दोनों फिर से रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। तो अब देखो ये जो 3 कर्व बने हुए हैं, पी वाला, क्यूआरएस वाला और टी वाला, इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो है यानी सबसे आसानी से देखने में जो आता है वो है क्यूआरएस। तो अगर हम काउंट कर लें क्यूआरएस को तो हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक पर्सन की हार्ट बीट कितनी है। तो क्यूआरएस की ये सिग्निफिकेंस है, लिखा है देखो इन्होंने, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from the shape indicates a possible abnormality of a disease. तो इसका ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है कि इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आना वो इंडिकेट करता है कि पर्सन के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई गड़बड़ है। Hence it is of great clinical significance. इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो जो टॉपिक दिया उसका नाम है डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जैसा हम हार्ट को देखते हैं कि एक साइड ब्लड जो है पहले वो पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, फिर उसके बाद वो पंप होता है किस रूप में, वो पंप होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में। तो हार्ट का ये 2 बार गुजरना इसके मैमल्स के हार्ट में ये क्या दिखाता है, ये डबल सर्कुलेशन दिखाता है। देखो अब ये इसके सर्कुलेशन देखो किस तरह के हैं। जब ये लेफ्ट साइड से निकल के एओर्टा के थ्रू जाता है टिश्यूज में तो उस तरह के सर्कुलेशन को नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जब ये यहां से निकलने के बाद जाता है लंग्स में, है ना, यहां से निकल के तो ये लंग्स में जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जब वो लंग्स की तरफ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन, और जब वो जाएगा टिश्यूज की तरफ यानी बॉडी पार्ट्स की तरफ तो उसे क्या है कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिगर 18.4 में देखो, 18.4 में 3 तरह की ब्लड वेसल्स के क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं, यानी कि उनको काट के दिखाया है। सबसे पहली जो है ब्लड वेसल उसका नाम क्या है, वेन। वेन का डायग्राम देखो, वेन में उन्होंने दिखाया है कि वेन का ल्यूमेन साइज ज्यादा है, वेन में ल्यूमेन साइज ज्यादा है, और ग्रीन कलर का जो पोर्शन है जो कि स्मूथ मसल को इंडिकेट करता है वो कैसा है, वो कम है। तो वेन में ब्लड फ्लो करता है लेकिन वेसल्स की लाइनिंग कम होने की वजह से वहां प्रेशर कम जनरेट होता है। इसके बाद आता है आर्टरी। आर्टरी के केस में देखो कि बीच में ल्यूमेन साइज यानी कि खाली स्पेस जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो है कम, और जबकि ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है वो है थिक, यानी कि मसल्स यहाँ पर ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है। तो यही कारण है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है। आर्टरीज के अंदर एक और बात है, आर्टरीज के अंदर एक और बात है कि उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके बाद आती है कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज हैं ये सबसे थिन होती हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया है। इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है और जिस वजह से डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। इसके बाद आते हैं आगे, लास्ट में देखो इस पैराग्राफ के
अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच का यूनिक कनेक्शन है जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या होता है वो? लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन इनके बीच में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा? हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहां से ब्लड वेसल पहले यहां जाएगी, ठीक है, टिश्यूज में जाने से पहले, इधर से इधर। इसको क्या कहेंगे? हिपैटिक पोर्टल वेन। इस ब्लड वेसल का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। इस सिस्टम को कहते हैं हिपैटिक सिस्टम। इसका और इसके सिग्निफिकेंस क्या है? तुम्हें पता होगा कि लिवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किसी तरह से एंटर कर जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो लिवर में जाकर डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो ये उसका प्रोसीजर है। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for circulation to and from cardiac musculature. जैसे ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है जो लिवर तक देता है सप्लाई, उसी तरह से एक और सिस्टम है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। वो कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट की वॉल को, क्योंकि वो भी तो एक लिविंग टिश्यू है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहां तक ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये तो था डबल सर्कुलेशन। इसके बाद आएगा कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।